गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए हम लोग आज मैथ की शुरुआत करते हैं। मैथ बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, वास्तव में सिंपल है। जैसा कि हम प्रत्येक स्टूडेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप उस एटीट्यूड से देखो मैथ को, बहुत सिंपल लगेगा और इससे ज़्यादा सिंपल दूसरा कुछ भी नहीं। अपनी जगह बिल्कुल सही बात है ये। आप अभी 9वीं क्लास में हो, 9वीं क्लास की बात कर रहे हैं। 9वीं क्लास में एवरीडे 3 घंटे आप टाइम दो मैथमेटिक्स में और कंटिन्यू रहो 3 घंटे। आप नए क्वेश्चंस, नए प्रॉब्लम्स नहीं कर पाते हैं तो पुराने प्रॉब्लम्स पर लगे रहो, लेकिन मैथ के नाम पर 3 घंटे खर्च करो, तो कंटिन्यू रहो 15 दिन 20 दिन तक, तो आपको आसानी भी लगने लगेगा मात्र 15-20 दिन में। तो कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसको फॉलो करने के बाद हम मैथमेटिक्स को आसान कर सकते हैं। इसके जैसा आसान दूसरा सब्जेक्ट कुछ भी नहीं, और ख़ास करके हम आपको मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको और आसान लगना चाहिए। आइए हम लोग ज्योमेट्री की बात करते हैं। आज चैप्टर 6 को शुरू करते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट्स आया था चैप्टर 6 को शुरू करने का। तो चूँकि चैप्टर 6 ज्योमेट्री है, ये जनरल लोग मान कर चलते हैं कि ज्योमेट्री एक टफ चैप्टर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्योमेट्री जितना इजी चैप्टर है उतना इजी दूसरा चैप्टर है ही नहीं। कोई दूसरा चैप्टर ऐसा आज नहीं हुआ जितना इजी, जितना सिंपल ज्योमेट्री है, और ये बिल्कुल सही बात है। तो आइए हम लोग ज्योमेट्री की बात करते हैं 9th क्लास में, और इस चैप्टर को आज शुरू किए हैं तो लास्ट तक चलेगा। 1 बाय 1 क्लास चलते रहेगा और लगभग 5-6 दिन में ये क्लास पूरा एंड हो जाएगा। 6.1, 6.2, 6.3 तीन एक्सरसाइज हैं यहाँ पर, और ये तीनों एक्सरसाइज को हम प्रत्येक एक्सरसाइज में 2 दिन का मानकर चलते हैं आज के इस क्लास को छोड़कर। तो इस तरह से 1 सप्ताह मानकर चलिए ड्यूरेशन। 1 सप्ताह में ये चैप्टर 6 जो है आप कंटिन्यू यदि बने रहेंगे पूरे 1 सप्ताह तक, तो जितना सिंपल आपको ज्योमेट्री लगने लगेगा ऐसा आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आइए हम लोग फर्स्ट चैप्टर, ये 6 चैप्टर ज्योमेट्री, जहाँ पर रेखाएं और कोण की बात हुई आपके क्लास में। रेखाएं और कोण आप 10th क्लास में 20 चैप्टर 6 में ज्योमेट्री है, जहाँ ट्रायंगल की बात हुई है, त्रिभुज की बात हुई है, ओनली त्रिभुज। लेकिन यहाँ पर रेखाएं और कोण, तो रेखाओं और कोण के बारे में तो आप पहले से ही भी बहुत कुछ जानते हैं। फंडामेंटली ये क्या है, तो हम लोग फंडामेंटल जो है लाइंस के बारे में, एंगल्स के बारे में, उसको शॉर्टली रिपीट करते हुए आगे बढ़ेंगे और आएंगे अपने सिलेबस पर, अपने टॉपिक पर कि ये क्या है ज्योमेट्री हमारे क्लास का, क्लास 9th का। तो रेखाएं और कोण हम आपको एक फिगर के थ्रू यहाँ पर डील कर रहे हैं। लाइंस और एंगल्स के बारे में स्टडी करना है। ये तो नाम ही चैप्टर का रेखाएं और कोण, तो ये देख लो कितना सिंपल है। लाइन के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है, कौन नहीं जानता लाइन के बारे में क्या है। रेखा बिंदुओं का समूह, अनगिनत बिंदुओं का समूह, एक ग्रुप ऑफ नॉन फिनाइट नंबर पॉइंट्स। जब एक बहुत सारे बिंदु एक समूह में आते हैं, इस तरह से एक समूह में बहुत सारे बिंदु आते हैं जिसका अंत बिंदु का पता नहीं होता, इधर आदि बिंदु का भी पता नहीं होता, तो इस तरह से एक रेखा का निर्माण होता है। चाहे वो वक्र रेखा हो या सरल रेखा हो, स्ट्रेट लाइन हो या कर्व लाइन हो। लाइंस मेनली 2 तरह के होते हैं, ये भी आप जान लो। यहाँ पर हम लाइन की परिभाषा दें तो बिंदुओं के समूह को, अनगिनत संख्या में बिंदुओं को के समूह को रेखा कहते हैं, जिसका आद्य बिंदु और अंत बिंदु दोनों अज्ञात रहते हैं, दोनों का पता नहीं होता, दोनों अननोन रहते हैं। और अब रेखाएं कितनी प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की होती हैं। रेखाएं यहाँ पर 2 प्रकार की होती हैं, और ये 2 प्रकार की रेखाएं, एक सरल रेखा स्ट्रेट लाइन और दूसरी वक्र रेखा कर्व लाइन। देखिए मैंने यहाँ लिखा स्ट्रेट लाइन सरल रेखाएं और फिर कर्व लाइन्स वक्र रेखाएं। 2 तरह की रेखाएं होती हैं। स्टूडेंट्स आपके क्लास 9th में इस चैप्टर में वक्र रेखाओं के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, कोई बात नहीं है। जो केवल बात है वो केवल और केवल
सरल रेखा के बारे में बात है, वक्र रेखा के बारे में कोई बात यहाँ पर नहीं आई है। अब सरल रेखा के बारे में क्या बात है, तो सरल रेखा जो एक सरल रेखा में एक निश्चित दिशा में प्रोपेगेट करती है उसको सरल रेखा कहते हैं। इसका डायरेक्शन चेंज नहीं करता, जिसका प्रोपेगेशन एक सर्टेन डायरेक्शन में होता है उसको सरल रेखा कहते हैं। तो ये सरल रेखाएं दो तरह के, एक इंटरसेक्टिंग लाइन, ये फर्स्ट इंटरसेक्टिंग, और दूसरा नॉन इंटरसेक्टिंग। सरल रेखाएं दो तरह की होती हैं, एक प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं जिसको नॉन पैरेलल लाइंस भी कहते हैं, मतलब असमानांतर रेखा भी कहते हैं, और दूसरा टाइप नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब अप्रतिच्छेदी रेखाएं जिसको दूसरे शब्दों में पैरेलल लाइंस कहते हैं, मतलब समानांतर रेखा कहते हैं। और स्टूडेंट्स, आपके इस चैप्टर में इन दोनों रेखाओं का जिक्र हुआ है, इन दोनों रेखाओं की बात हुई है, इन दोनों रेखाओं से कुछ थ्योरीज आए हैं, कुछ एक्सियम्स आए हैं, और उसका अनुप्रयोग एक्सरसाइज के सवाल में हुआ है। एक्सरसाइज 6.1 से लेके 6.3 तीन एक्सरसाइज में कुल मिला करके 24-25 क्वेश्चंस हैं, और इन सवालों में ये थ्योरीज जो लाइन के बारे में आए हैं, इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में, ये आपको जानने सुनने को मिलेगा यहाँ, और बहुत आसान है ये जितने भी थ्योरीज हैं। आज हम लोग कहाँ तक बात कर पाते हैं वहाँ तक बात करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ये पूरा क्लास एक सप्ताह तक चलेगा, एक सप्ताह में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, और उसके बाद आपको इतना इजी लगने लगेगा, ये फुल गारंटी है, इतना इजी आपको दूसरा कोई चैप्टर नहीं लगेगा, और वास्तव में ये सभी से इजी चैप्टर है, इतना इजी दूसरा है ही नहीं। तो आइए इन दोनों के बारे में बात करेंगे। लाइंस के बारे में बात करते समय एक सवाल आता है मन में, जो पिछली कक्षाओं में भी आप पढ़ चुके हैं कि रेखाखंड क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, किरण क्या होते हैं। तो सिंपली हम उसका बोर्ड पर कोई काम नहीं कर रहे हैं, केवल हम डिफाइन कर दे रहे हैं कि रेखाएं तो अंत और आद्य बिंदु का पता नहीं होता, अनगिनत बिंदुओं का समूह होता है, लेकिन रेखाखंड में दोनों बिंदुएं ज्ञात होती हैं। रेखाखंड भी अनगिनत बिंदुओं का समूह है, लेकिन क्या फर्क है रेखा से? फर्क यही है कि रेखाखंड में आद्य और अंत बिंदु का पता होता है, इसलिए कोई भी रेखा को जब रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए यहाँ पर ये लाइंस को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो दोनों तरफ एरो लगाते हैं, दोनों तरफ एरो लगाते हैं। भले हम यहाँ किसी बिंदु का नाम लिख दें, ये किसी बिंदु का नाम लिख दें बी, लेकिन ये दोनों तरफ एरो साइन है। दोनों तरफ एरो साइन का मतलब इसका प्रोपेगेशन इंड नहीं किया है, ना इधर ना इधर, ना अंत बिंदु का पता है ना आदि बिंदु का पता है, इसलिए ये रेखा का रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर रेखा का रिप्रेजेंटेशन बाय लेटर ऑलवेज अल्फाबेटिक स्मॉल लेटर से किया जाता है। इस रेखा का नाम क्या दें? एल दें या एम दें, एन दें, पी दें, क्यू दें, आर दें, कुछ भी दें, लेकिन स्मॉल लेटर होना चाहिए। केवल एक स्मॉल लेटर एक रेखा को रिप्रेजेंट करने के काम आता है, कभी कैपिटल लेटर नहीं। तो ये रेखा की बात है, लेकिन जब रेखाखंड की बात करेंगे, देखिए रेखाखंड का दोनों बिंदु ज्ञात होता है। ये दोनों बिंदु, ये आदि बिंदु, ये अंत बिंदु, इसका प्रोपेगेशन नहीं है, इनफिनिटी तक इसका प्रोपेगेशन नहीं है। यहाँ पर ये भी बिंदु पता है, वो भी बिंदु पता है, तो इसे रेखाखंड कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। और एक वर्ड रे आता है, किरण आता है, जिसका आदि बिंदु ज्ञात होता है, जो किसी एक निश्चित बिंदु से शुरू होकर अनंत तक जाता है, इन्फिनिटी तक प्रोपेगेट करता है, उसको ये आदि बिंदु पता है ये। और यहाँ भी कोई बिंदु कहीं दे दें, इस पर कोई बिंदु बट ये इंड नहीं किया है, ये एरो साइन बता रहा है कि इसका प्रोपेगेशन जारी है, तो इसको किरण कहते हैं, इसको रे कहते हैं। ये आप पहले से भी जानते हैं, पहले से भी सुने, इस पर हम ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे। और इस तरह से
रेखाओं से संबंधित चर्चा में इतनी बातों को आपको अपने दिमाग में समेटना है। यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े होंगे, इसको देख रहे होंगे, तो हमें कुछ कमज़ोर टाइप स्टूडेंट को भी हमें लेकर चलना है, सबके लिए बेनिफिशियल हो ऐसी बात करनी है। इसलिए फंडामेंटली हमें बात करनी ही पड़ेगी कुछ कुछ। तो इन सब के बारे में आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, क्या मैंने कहा उसके बारे में। और इसके बाद आइए हम लोग अब एंगल्स की बात करते हैं, एंगल्स के बारे में बात करते हैं। लाइन के बारे में फंडामेंटली इतनी जानिए जिसका ज़रूरत आपको आगे पड़ेगा। और क्या हम लोग इन दोनों के बारे में स्टडी करेंगे, इंटरसेक्ट और पैरेलल लाइंस के बारे में, वो आपका चैप्टर बताएगा, एक्सरसाइज बताएगा, किस तरह के थ्योरीज आए हैं। अभी ये फंडामेंटली इतना। अब एंगल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। एंगल क्या होता है? एंगल एक झुकाव को कहते हैं। एंगल्स के आर्म्स होते हैं, साइड्स होते हैं। एंगल्स कोई रे बनाता है या कोई लाइन सेगमेंट बनाता है या कोई लाइन तब बनाता है जब वो इंटरसेक्ट करता है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर जो झुकाव होता है रेखाओं के बीच उसी को एंगल कहते हैं। मीन्स इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन्स और बिटवीन टू लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड एंगल। जो झुकाव होता है, जो इंक्लिनेशन पोजीशन होता है, इतना इंक्लाइंड होता है लाइन एक दूसरे पर, जिस तरह से वहाँ पर एक वर्टेक्स पॉइंट होता है, एक शीर्ष बिंदु होता है जहाँ पर रेखाएं इंटरसेक्ट करती हैं, वहाँ पर वो एंगल का शीर्ष कहलाता है। जैसे हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं, एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ा इसको यहाँ से हम मिटा देते हैं, अब मिटा देते हैं, फिर एंगल की बात करेंगे। इसको हटाते हैं। रेखा के बारे में इतनी बातें आप ध्यान में रखेंगे, अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे। और हम लोग अब कोण के बारे में बात करते हैं। जब एक किरण और एक दूसरी किरण दोनों का आद्य बिंदु एक ही हो लेकिन अलग अलग डायरेक्शन हो, जब एक किरण कोई, देखिए एंगल की बात कर रहे हैं, जब कोई एक किरण जिसका आद्य बिंदु और एक कॉमन इनिशियल पॉइंट दूसरी किरण का जो एक अलग डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, उसका भी आद्य बिंदु एक ही है। वो या तो ए या तो बी, कुछ भी पॉइंट कुछ भी कंसीडर करेंगे। पॉइंट को ऑलवेज कैपिटल लेटर से कंसीडर करते हैं। तो पॉइंट यहाँ कुछ भी कंसीडर करेंगे हम, और ये इसका डायरेक्शन ए दिया, ये बी दिया कि ये इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये इंक्लिनेशन जो है, ये जो झुकाव है दोनों के बीच, इसी को एंगल कहते हैं। एंगल कहते हैं, जिसका ये उभयनिष्ठ बिंदु जो वो है, इसको शीर्ष कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। इसको शीर्ष या वर्टेक्स कहते हैं। शीर्ष, कोण का शीर्ष है ये। और ये जो दोनों आर्म्स हैं, आर्म्स या साइड्स, ये साइड कहलाते हैं कि एंगल के साइड हैं, या तो आर्म्स हैं ये दोनों, कोण की भुजाएं, और ये झुकाव जो है यही कोण है, ये शीर्ष है। इस तरह से कोण बनता है जब एक उभयनिष्ठ बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से दो किरणें अलग अलग दिशा में गमन करती हैं, तो उन किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। इस तरह से आप कोण को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर एक और कंडीशंस, जब दो रेखाएं, जब दो सरल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। आइए, ये दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, रेखाएं हैं इसलिए दोनों तरफ एरो साइन निश्चित थी। फिगर जब ड्रॉ करेंगे तो कुछ बातों का ध्यान रखेंगे ज्योमेट्री में। ये दो रेखाएं, देखिए एरो साइन दोनों तरफ जब किसी एक बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही हैं,
तो यहाँ इन रेखाओं द्वारा, इन इंटरसेक्टिंग रेखाओं द्वारा कोण बनता है, कोण। और यहाँ पर ये कोण बना, कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, हर इंक्लिनेशन को कोण यहाँ भी झुकाव है इन दोनों के बीच, यहाँ भी झुकाव है, यहाँ भी झुकाव है, ये सारे कोण बन गए, 4 कोण बन गए। और प्रत्येक का वर्टेक्स ये कॉमन पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट वो है। तो इस तरह से कोण बनता है। ये कोणों का परिचय है। कोण को लिखते कैसे हैं, कोण को हम कैसे लिखेंगे, तो कोण का एक सिंबल देंगे इस तरह से। ये सिंबल कोण का दिया, इसमें से इस लाइन को थोड़ा बड़ा रखेंगे और ये थोड़ा छोटा रखेंगे, एल जैसा ऐसा। और जिस पॉइंट पर जो कोण का वर्टेक्स है, जहाँ कोण बन रहा है जिस बिंदु पर, वो बीच में रखेंगे। इससे वो पर बन रहा है बीच में, और इसके शीर्ष, इसके आर्म्स को अब लिखेंगे ये, और एक तरफ भी, या तो वो यहाँ बीच में दिया जहाँ कोण बन रहा है बी, और ये एक ही बात है। हम बीच में ध्यान रखेंगे इस बात का कि बीच में उस बिंदु को रखेंगे जहाँ कोण बन रहा है, और उसके लेफ्ट राइट उसके आर्म्स पॉइंट को रखेंगे। पहले ये तब बी, या पहले बी तब ये, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। इसको पढ़ेंगे एंगल ए वो बी, या एंगल बी वो ये, यही कोण को बताएगा। इन दोनों तरीकों से लिख सकते हैं इस कोण को। आइए यहाँ पर हम इसकी बात करें। ये यहाँ वो, यहाँ सी, ए बी और सी डी किरण है। ए बी और सी डी 2 रेखाएं हैं, वो बिंदु पर कट रही है। इस कोण को लिख रहे हैं कोण 1। ये कोण का सिंबल 1, जब 1 यहाँ कंसीडर की इसलिए 1 दिया, लेकिन इसको बाय लेटर बाय पॉइंट लिखेंगे। तो जैसा मैंने अभी कहा, जिस बिंदु पर कोण बन रहा है उसको हम बीच में, और जिसको बनाने वाली भुजाएं एक तरफ ये एक तरफ सी, तो ये और इधर सी, या तो सी पहले ये बाद में, एक ही बात है। ये दोनों सेम एंगल ए ओ सी, ये कोण 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए कोण 2 को यहाँ बी ओ सी या सी ओ बी, 3 को बी ओ डी या डी ओ बी, एक ही बात है। इस तरह से कोण को लिखा जाता है। आप कहीं भी कोण को लिखा हुआ देखेंगे तो आप इसी हिसाब से समझेंगे उसको कि कौन सा कोण को बता रहा है, या आपको जब लिखना हो किसी कोण को तो इसी तरीके से लिखेंगे जिस तरीके से अभी हम यहाँ पर बता रहे हैं। ये कोण की बात है स्टूडेंट्स। ये कोण के बारे में इतनी बातों के बाद आपको कुछ और बातें समझनी है, क्योंकि कोण के कुछ टाइप्स हैं, कोणों के कुछ नाम हैं, जो नाम आपको इस चैप्टर में बार बार आएंगे, हर जगह आएंगे। तो हर जगह जहाँ पर कोण आएंगे वहाँ आप उसको नाम जैसे ही सुनो तैसे समझ जाओ क्या है वो, क्या बता रहा है वो, क्या कह रहा है वो, तो वो बात तुरंत आप दिमाग में आ जाए, समझ में आ जाए। इसके लिए फंडामेंटली बेसिकली उन कोणों के बारे में आप पहले उसका परिचय प्राप्त कर लें कि वो क्या है। तो आइए हम उन कोणों की बात करते हैं। इसको फिर हटाते हैं हम सभी, आप समझते जाएंगे, नोट करते जाएंगे। और कोण किस तरह कोणों को लिखा जाता है इस बात पर ज्यादा अमल करेंगे ताकि लिखा हुआ आप समझ सकें और खुद से लिख सकें। इसीलिए तो एंगल्स यहाँ पर कुछ टाइप्स एंगल के, आइए उसकी हम बात करते हैं। यहाँ फिर से लिखते हैं एंगल्स के बारे में, और एंगल्स के कुछ टाइप्स हैं। ये पहला एक्यूट एंगल, न्यून कोण, एक्यूट एंगल, न्यून कोण, एक्यूट एंगल। दूसरा समकोण, समकोण, राइट एंगल। सभी समझते जाएंगे। तीसरा अधिक कोण,
अधिक कोण, एब्ट्यूस एंगल। चौथा रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल, रिजु कोण। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। पांचवा प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण को लेकर सवाल आया है किताब में आपका 6.1 एक्सरसाइज में ही आया है। फाइंड रिफ्लेक्स एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण का मान ज्ञात करिए। तो वहां पर स्पष्ट करेंगे हम। अभी यहाँ प्रतिवर्ती कोण का नाम आया है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। इसके बाद और एंगल्स हैं, नीचे आपका जगह नहीं, हम इधर लिखते हैं छठा इधर लिखते हैं। 5 तक वहां 6 इधर देखेंगे आप। और एंगल आया कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण। एक पूर्ण कोण मीन्स कंप्लीट एंगल, उसको हम नहीं लिख रहे हैं, वो क्लासिफाइड नहीं है। थोड़ा सा हम हिंट उसके बारे में भी शॉर्ट में इधर कर देंगे। पूर्ण कोण, परफेक्ट एंगल या कंप्लीट एंगल, परफेक्ट ही लिखते हैं। उसके बाद आइए एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल मीन्स आसन्न कोण। आसन्न कोण, ये पेयर है कोणों का। 7 वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। आठवां कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री पूरक कोण। एंड सप्लीमेंट्री संपूरक। तो कंप्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण, कंप्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण। और 9वां सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण। ये सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण। ये नीचे नहीं दिखता होगा तो वॉइस से क्लियर करेंगे कि 9 नंबर में हम सप्लीमेंट्री एंगल लिखे हैं, संपूरक कोण लिखे हैं। तो आइए इतनी बात है यहाँ पर। अब इन प्रत्येक कोणों के बारे में हम स्टडी करते हैं। चूंकि ये कोण बार बार आगे आएंगे, इसलिए इन सब के बारे में हमें जानकारी रखना जरूरी है। तो ये न्यून कोण, कोण को ऑलरेडी थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी एक्स वाई जेड, थीटा बीटा अल्फा गामा, किसी भी सिंबल से आप एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस थीटा है। सो यहाँ थीटा से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्यूट एंगल, विच एंगल दैट इज लेस देन 90 डिग्री। such type of angles which are less than 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम अंश माप वाले कोण को, जो 90 डिग्री से कम है, उन्हीं सबको न्यून कोण कहते हैं। इसलिए हम यहाँ सिंबल से केवल लिख रहे हैं, आपको समझ जाना है। सिंबल से लिख रहे हैं कि ये थीटा
यानी जो न्यून कोण है वो लेस देन 90 डिग्री, कि 90 डिग्री से कम वाले कोण को ही न्यून कोण कहते हैं। ये थीटा न्यून कोण के जगह आया जो 90 से कम। समकोण 90 डिग्री के बराबर वाले कोण को समकोण कहते हैं। जो कोण 90 डिग्री का हो उसी को, इक्वल, न कम न ज्यादा, उसी को न्यून कोण समकोण कहते हैं। अधिक कोण ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो। 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा, उसी को अधिक कोण कहते हैं। परिभाषा में भी इसी बात को ये करेंगे। सच टाइप ऑफ एंगल्स विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड ऑब्टूस एंगल। तो रिजु कोण, ये रिजु कोण जो 180 डिग्री के बराबर हो, ना कम हो ना ज्यादा। रिफ्लेक्स एंगल ये थीटा रिफ्लेक्स एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो। प्रतिवर्ती कोण उन कोणों को कहते हैं जो 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम उसी बीच में होते हैं, उन सबको प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। और पूर्ण कोण ये थीटा जो 360 डिग्री का हो, यहाँ यदि नहीं दिखता हो तो आवाज सुनकर पूर्ण कोण है परफेक्ट एंगल थीटा, सपोज दैट जो इज इक्वल टू 360 डिग्री, उसी को पूर्ण कोण कहते हैं। और इस तरह से ये सारे कोण का एक रेंज है, नाम इन कोणों का रेंज है। और इधर जो मैंने लिखा आसन्न कोण, शीर्षाभिमुख कोण, पूरक कोण, संपूरक कोण, ये अकेला कोई कोण नहीं है, ये कोणों का पेयर है। एक साथ दो कोण है और दोनों कोण एक दूसरे का आसन्न कोण कहे जाते हैं, एक दूसरे का शीर्षाभिमुख कोण कहे जाते हैं, एक दूसरे का पूरक कोण कहे जाते हैं, एक दूसरे का समपूरक कोण कहे जाते हैं। ये ओनली वन, अकेला नहीं होता, एक पेयर होता है एंगल्स का। इसमें दो कोण शामिल हैं, ये इसका वो इसका, एक दूसरे का आसन्न कोण है, एक दूसरे का शीर्षाभिमुख कोण है, एक दूसरे का पूरक कोण है, एक दूसरे का समपूरक कोण है। तो ये क्या है, एक दूसरे का किस तरह से डिफाइन है। आइए थोड़ी इसकी बात को समझ लेते हैं। आपके मन में जिज्ञासा होती होगी कि आसन्न कोण को समझें, क्योंकि आसन्न कोण के कॉन्सेप्ट को थोड़ा लोग समझने में दिक्कत होती है। बाकी इन सब के कॉन्सेप्ट को तो जानते हैं पहले से, आप शॉर्टली हम बात कर रहे हैं। तो आसन्न कोण, आइए थोड़ा इधर सब साफ करते हैं बोर्ड को। आप इस सबको अपनी कॉपी पर नोट करते जाएंगे क्लास कंप्लीट करने के लिए। जो भी इस यूट्यूब में इस वीडियो को देख रहे होंगे, कंटिन्यू रहेंगे हर लेसन में, इस पूरे चैप्टर में, तो आपको मेरा कॉन्सेप्ट हर तरह से समझ में आएगा। तभी आपका पूरा चैप्टर बहुत इजी होगा, बहुत सिंपल होगा। और ये पूर्ण विश्वास रखिए कि जितना सिंपल ये चैप्टर है, आपके मैथमेटिक्स में दूसरा चैप्टर इतना सिंपल कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा सिंपल, सब एकदम बिल्कुल इजीएस्ट है ये, वेरी सिंपल चैप्टर। आपको केवल कंटिन्यू रहना है। तो हम यहाँ पर इसको मिटाते हैं और मिटाने के बाद फिर हम इन चारों कोणों की बात करते हैं आपके सामने कि वो क्या है, किस तरह का कॉन्सेप्ट के साथ ये आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के लेसन को बात करेंगे। आज जहाँ एंड करेंगे वहाँ से कल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए कंटिन्यूटी आपकी ज़रूरी है।
आइए समझते हैं। प्रत्येक को आसन्न कोण, आसन्न कोण ये वे ऐसे कोण होते हैं जिसका वर्टेक्स कॉमन होता है और एक आर्म भी कॉमन होता है। Such type of angles which vertex is common and which one arm is common, one side is common, and uncommon sides are along in opposite direction। तो ये बात, जिसका अनकॉमन साइड एक विपरीत दिशा में होते हैं, एक ही साइड नहीं होते, मीन्स अनकॉमन साइड इज इन अदर वे। और इस केस में जब कोण बनते हैं तब उसको एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण कहते हैं। जिससे देखिए हम यहाँ पर एक वर्टेक्स ले रहे हैं, ये कॉमन है, वर्टेक्स कॉमन, वर्टेक्स को ए बी पी क्यू कुछ भी वो मान लेते हैं, वो बड़ा लेटर, और एक एंगल यहाँ बना, एक एंगल बना, ए बी एंगल ए ओ बी, इसका नाम एंगल ए ओ बी, यहाँ पर लिख रहे हैं एंगल ए ओ बी। और एक एंगल और बना जिसका साइड कॉमन है, ये साइड कॉमन ले रहे हैं, इधर बना कोण सी। ये देखिए वर्टेक्स कॉमन है, ये साइड दोनों का कॉमन है, लेकिन एक साइड एक इधर है एक इधर है, कॉमन साइड के एक ही तरफ नहीं है, एक अलग उस तरफ एक इस तरफ। ये कोण का नाम बी ओ सी, अभी कोण लिखने आपको बताए कि बी ओ सी, वो बीच में, बी उधर सी इधर, या सी ओ बी। तो ये दोनों कोण आसन्न कोण है, ये दोनों कोण आसन्न कोण है, जिसका एक साइड कॉमन है, वर्टेक्स कॉमन है, लेकिन अदर साइड्स कॉमन साइड के अपोजिट साइड में है, विपरीत ओर है। यहाँ पर एक और हम खींच रहे हैं, देख लीजिए डी, एक और कोण बन गया यहाँ ए ओ डी। अब देखिए ये बी ओ सी की बात करें, ए ओ डी और बी ओ सी की बात करें, तो ए ओ डी और बी ओ सी इन दोनों कोणों में कोई भी कॉमन साइड नहीं है। बी ओ सी में ए साइड दोनों, ए ओ डी में ये साइड दोनों, इसके दोनों साइड अलग, इसके दोनों साइड अलग, वर्टेक्स कॉमन है लेकिन ये साइड अलग अलग है। और जब साइड कॉमन नहीं होता तो उसको आसन्न कोण नहीं कहते। सो ये ए ओ डी और बी ओ सी आसन्न कोण नहीं है। लेकिन वही ए ओ डी और ए ओ बी देखो, यहाँ दोनों, यहाँ पर देखिए कि एक साइड ओ ए कॉमन है, इस कोण का भी है, इस कोण का भी है कॉमन साइड, और कॉमन साइड होने की वजह से ए ओ बी और ए ओ डी ये दोनों आसन्न कोण है। तो आसन्न कोण क्या है आप इस बात को समझ गए होंगे। और एक बड़ी विचित्र बात अभी एक्ज्यूम बन करके यहाँ पर आया है कि जब दो आसन्न कोण, ये देखिए एक किरण इधर और एक किरण इधर, ए और बी, यहाँ पर ये दोनों आसन्न कोण के बारे में आप देख लो, ये आसन्न कोण है, ये भी आसन्न कोण है। चूंकि ये ओसी जो कोण साइड है, इस कोण का भी है उस कोण का भी है ना, ओसी साइड, इस कोण का भी एक साइड, इस कोण का भी एक साइड कॉमन। सो ये दोनों आसन्न कोण है। और ये आसन्न कोण दोनों यदि जोड़ के 180 डिग्री है, इस कोण को जोड़ेंगे जितना, इस कोण को जोड़ेंगे और दोनों मिलाकर इस कोण का नाम ए ओ सी लिखेंगे, इस कोण का नाम बी ओ सी लिखेंगे, और ये दोनों जोड़कर यदि 180 डिग्री है 180, तो इस तरह के आसन्न कोण रैखिक युग्म के कोण कहे जाते हैं, एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर। आप ये वर्ड भी आपके बीच आएगा,
एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर मीन्स क्या, रैखिक युग्म के कोण मीन्स क्या, आसन्न कोण। लेकिन कौन आसन्न कोण, सब नहीं, वह आसन्न कोण जो जोड़कर, जो मिलकर 180 डिग्री पूरा करते हैं। उन आसन्न कोणों को इसका योगफल 180 डिग्री होता है, उन्हें रैखिक युग्म के कोण कहे जाते हैं। यदि यहाँ पर ये दोनों आसन्न कोण मिलकर 180 डिग्री है तो ये OC और ये BOC ये दोनों रैखिक युग्म के कोण हैं, एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर। तो ये रैखिक युग्म क्या होता है, ये भी वर्ड आपके बीच आएगा इस चैप्टर में, इसलिए इसका बात हम यहाँ थोड़ा सा उठाए और आपको इन बातों को भली भांति समझना है। आइए, यहाँ पर ये आसन्न कोण की बात थी कि क्या होते हैं, दिमाग में सेट करना है। और अब आइए शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण शीर्ष एक ही होता है लेकिन मुंह बिल्कुल विपरीत होता है। कोनों का मुंह जो होता है, एक वेस्ट तो एक ईस्ट, एक नॉर्थ तो एक साउथ, कहने का मतलब बिल्कुल अपोजिट होते हैं। इसका वर्टेक्स सेम होता है लेकिन अपोजिट। ये कब बनते हैं, जब दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, उस केस में ये कोण बनते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन ये, एक लाइन ये और एक लाइन ये, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ध्यान से नहीं देखने वाले स्टूडेंट को हो सकता है समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो। ये तो इजी है लेकिन पहाड़ बन जाएगा, ध्यान से नहीं देखेंगे तो, ध्यान से नहीं सुनेंगे तो। इसलिए मैथ के क्लास में, मैथ को समझने के पीरियड में सारे फीलिंग्स आपके साइड होने चाहिए, केवल और केवल आपको यहाँ होना चाहिए मेरी बात पर, यहाँ पर बोर्ड पर, तब आप मैथ को इजी कर पाएंगे। जो रूल्स हैं वो कुछ फॉलो करने पड़ेंगे, तब ये बहुत सिंपल है। जब दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, AB और CD इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पर, इस केस में वर्टिकली अपोजिट एंगल मीन्स शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं, जिसका शीर्ष तो सबका यहाँ एक ही है। यहाँ चार कोण बन गए, देख लो, चार कोण बने हैं यहाँ इस वर्टेक्स O पर। लेकिन मुंह किसका अपोजिट है, इस एंगल का मुंह इधर, कोण एक, शॉर्टली इसका नाम एक दिए तो एंगल 1 लिखते हैं। इसका मुंह इधर, इसके विपरीत किसका मुंह है, इसका मुंह, 3 का मुंह विपरीत है। ये 2 का मुंह तो इधर है, एक इधर है, ये इधर, बिल्कुल अपोजिट नहीं है। लेकिन एक का इधर तो 3 का इधर, ये बिल्कुल अपोजिट है। इसलिए एक का अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट 3, 1 और 3 शीर्षाभिमुख कोण हुए। यहाँ पर 2 का शीर्षाभिमुख कोण, इसका मुंह इधर, ये कोण का मुंह इधर, 4 का इधर, तो 2 और 4 जो है वर्टिकली अपोजिट है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो आप शीर्षाभिमुख कोण भी समझ गए होंगे कि कोण एक दूसरे का शीर्षाभिमुख कोण होता है, जिसका वर्टेक्स सेम हो, कॉमन हो, लेकिन मुंह एक इधर तो एक इधर बिल्कुल अपोजिट हो, वही एक दूसरे का, जिसे 1 और 3, 2 और 4 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। आइए, अभी यहाँ आपका पहला थ्योरम भी यही आएगा कि जब दो रेखाएं परस्पर इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के बीच क्या रिलेशन होता है। 1 और 3 है यहाँ, 2 और 4 है यहाँ, वर्टिकली अपोजिट है, क्या रिलेशन होता है, तो ये बराबर होते हैं। ये 6.1 थ्योरम लिखा हुआ है। 6.1 थ्योरम के आधार पर एक्सरसाइज 6.1 के सारे सवाल हैं, 6-7 सवाल एक्सरसाइज 6.1 में, सारे बहुत इजी हैं जो थ्योरम 6.1 पर डिपेंड है। थ्योरम 6.1 को अप्लाई करना है, उसके एप्लीकेशन पर डिपेंड है वो। और एक्ज्यूम 6.1 जहां मैंने रैखिक युग्म की बात किया कि जब दो आसन्न कोण जोड़कर 180 डिग्री होते हैं,
तो रैखिक युग्म के कोण कहलाते हैं। मीन्स रैखिक युग्म वाले आसन्न कोण दोनों मिलकर 180 डिग्री पूरा करते हैं। ये बात, इसी बात को, इसी स्टेटमेंट को हम अलग ढंग से भी कह सकते हैं। जब एक सरल रेखा पर, देखिए, जब एक सरल रेखा पर कोई किरण आके पड़ती है, ये सरल रेखा ऑलरेडी है, कोई किरण आके पड़ती है, तब दोनों आसन्न कोण मिलके, ये दोनों आसन्न कोण मिलके 180 डिग्री पूरा करते हैं। ये एक्सियम 6.1 है और इसका कन्वर्स 6.2 है। एक्सियम का मतलब स्वयं सिद्ध होता है, इसे सिद्ध नहीं करना होता है, अपने आप में ये सिद्ध किया हुआ रहता है, उसी को अभिगृहीत कहते हैं, उसी को एक्सियम कहते हैं। और ये एक्सियम 6.1 में लिखा हुआ है कि जब एक सरल रेखा पर कोई किरण आके पड़ती है तब दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और जस्ट इसी का अपोजिट हम कहेंगे, जो एक्सियम 6.2 में लिखा हुआ है, जब दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उससे एक सरल रेखा बनती है, उसकी अनकॉमन भुजाओं से, मतलब या उभयनिष्ठ भुजाओं से एक सरल रेखा का निर्माण होता है। ये एक्सियम 6.2 में है, जो एक दूसरे का कन्वर्स है। और इसी दोनों अभिगृहीत का और थ्योरम 6.1 का, जिस थ्योरम में कहा गया कि रेखाएं, दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण का पेयर बराबर होता है। ये हम सिद्ध भी करेंगे, लेकिन सिद्ध करने के बाद हम लोग इसका अनुप्रयोग भी करेंगे। और अनुप्रयोग कहाँ करेंगे, तो 6.1 के क्वेश्चन में, जितने भी एक्सरसाइज 6.1 में जितने भी सवाल हैं उन सब में यही अभिगृहीत 6.1, 6.2 और ये थ्योरम शीर्षाभिमुख कोण बराबर होने वाली बात, यही तीन बात का, तीन स्टेटमेंट का, तीन रूल का हम लोग अप्लाई करेंगे 6.1 में। और 6.1 के सारे सवाल बहुत सिंपल है। फिर क्योंकि किसी भी चौथे नियम को वहां लगाना ही नहीं है। अभिगृहीत 6.1, अभिगृहीत 6.2 और थ्योरम 6.1, इन तीन स्टेटमेंट के दायरे में ही रह के सोचना है, क्योंकि वो सारे सवाल इसी पर डिपेंड किए हुए हैं। चौथी कोई बात नहीं सोचनी है, इसी तीन बात को अप्लाई करना है, इसलिए वो 6.1 के सारे सवाल इजी हैं। और हम भी जब सॉल्व करेंगे सवाल को तो यही तीन स्टेटमेंट को अप्लाई करेंगे, चौथा कुछ भी नहीं करेंगे। केवल आपको अप्लाई करने का थोड़ा एक दो सवाल में तरीका सिखा देंगे, फिर आप अपने ही कर लेंगे और ये देखना कितना सिंपल हो जाएगा। तो ये बात रही इसको लेकर। और यहाँ हम इस बात को भी डिस्कस कर दिए कि क्या होता है एक्सियम, क्या होता है थ्योरम 6.1, थ्योरम वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है, उसकी भी बात कर दी। अब हम लोग यहाँ इसको वेरीफाई करेंगे और बिल्कुल वेरीफाई 2 मिनट में करेंगे, बहुत सिंपल। पहले हम इन दोनों कोणों की बात कर लें, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक दूसरे का पूरक कोण, वो जिसको जोड़ के 90 डिग्री हो, एक 30 डिग्री और एक 60 डिग्री, जोड़ के 90 डिग्री, तो एक दूसरे का पूरक कोण। एक 10 डिग्री, एक 80 डिग्री, जोड़ के 90 डिग्री, एक दूसरे का पूरक कोण। 10 डिग्री का पूरक कोण 80, 80 डिग्री का पूरक कोण 10, एक 20 डिग्री, एक 70 डिग्री, एक दूसरे का पूरक कोण, जोड़ के 90 होता है। 70 डिग्री का पूरक कोण 20, 20 डिग्री का पूरक कोण 70, एक 5 डिग्री, एक 85 डिग्री, दोनों एक दूसरे का पूरक कोण, क्योंकि जोड़ के 90। इतना सिंपल है। इसी तरह से समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, जिन दो कोणों को जोड़ के 180 हो उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। एक 10 डिग्री, एक 170 डिग्री, तो 170 का संपूरक कोण 10, 10 का संपूरक कोण 170, एक 50 डिग्री, एक दूसरा 130 डिग्री, तो दोनों मिलके 180 डिग्री। 50 डिग्री का संपूरक 130, 130 का संपूरक 50। यूं ही ये पेयर ऑफ एंगल्स
that sum is 180 degree, both are said to be supplementary angle to each other। तो एक दूसरे का ये संपूरक कोण कहलाते हैं। फिर तो इस तरह से ये बातें हैं। आइए अब हम लोग आते हैं 6.1 थ्योरम, उसको प्रूफ करते हैं और फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन में आप अप्लाई करेंगे, खुद से एक दो सवाल बन जाएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी बचा खुचा कर देंगे 6.1 को। तो अभी हम लोग अभिगृहित 6.1 और अभिगृहित 6.2 इन दोनों का साथ लेकर थ्योरम 6.1 को सिद्ध करने जा रहे हैं। थ्योरम 6.1 को सिद्ध करने जा रहे हैं, इन दोनों का साथ लेकर बड़ी आसानी ढंग से, बिल्कुल 2 मिनट में। इसको हटाते हैं फिर और इसी का अप्लाई तीनों का एक्सरसाइज 6.1 में करेंगे। स्टेटमेंट आप ओट पर रखेंगे स्टूडेंट्स। 6.1 एक्सियम, 6.2 एक्सियम और 6.1 थ्योरम को आप ओट पर रखेंगे। आइए हम लोग यहाँ देखते हैं अब थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 स्टेटमेंट अपने लिखेंगे, when two straight lines intersect to each other then the vertically opposite angles are equal। खुद से लिख लेंगे स्टेटमेंट। हम यहाँ पर थ्योरम की बात कर रहे हैं, थ्योरम का सॉल्यूशन लिखते हैं। तो थ्योरम का सॉल्यूशन लिखने में कुछ सावधानियां होती हैं, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? स्टेप वाइज लिखना पड़ता है। क्या गिवन, क्या दिया हुआ है, क्या प्रूफ करना है, क्या कंस्ट्रक्शन है, क्या प्रूफ होगा, इन बातों को लिखते हैं। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। पहला पॉइंट, गिवन दैट, क्या दिया हुआ है, फिगर तो जरूरी है, क्या दिया हुआ है, ये फिगर हम ड्रॉ करते हैं। 2 लाइन दिए हुए हैं यहाँ पर, ये 2 लाइन दिए हुए हैं, ए बी सी डी ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यही बात लिखेंगे। दिया हुआ है ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट वो। इतना ही दिया हुआ कि ए बी और सी डी पॉइंट वो पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, प्रूफ दैट, क्या सिद्ध करना है वो लिखते हैं। क्या प्रूफ करना है? तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये सिद्ध करना है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो आइए ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है, बराबर होता है ये दोनों, ये सिद्ध करना है। नाम लिखते हैं, ए ओ सी इसका नाम इज इक्वल टू बी ओ डी इसका नाम, ये बराबर सिद्ध करना है। सेकेंड पेयर भी है वर्टिकली अपोजिट का, ये एंगल और ये एंगल, ये भी सेकेंड पेयर, ये भी बराबर होंगे। आइए नाम लिखते हैं, बी ओ सी और ए ओ डी, ये बराबर है, ये सिद्ध करना है। तीसरा, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में लिखा जाता है, क्या होता है, जब कोई भी रूल अप्लाई करने के लिए फिगर सपोर्ट नहीं करता और उस केस में हम उसे सॉल्व ही नहीं कर सकते जब तक वो रूल अप्लाई नहीं करेंगे, और रूल अप्लाई कर ही नहीं सकते जो कि फिगर सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उस केस में फिगर को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि रूल अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो हमारा फिगर है वो एक्सियम 6.1 को
एक्जिम 6.2 को सपोर्ट कर रहा अप्लाई करने के लिए, इसलिए फिगर को चेंज करने का, रिकंस्ट्रक्ट करने का, कुछ ऐड करने का ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ हम लोग करेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं, सो यहाँ कुछ भी नहीं। अब इसका प्रूफ इसका लिखेंगे बाय यूजिंग एक्जिम 6.1 अभिगृहित का यूज करेंगे। अभिगृहित 6.1 क्या है? वोट पर रहना चाहिए। अभी मैंने कहा, क्या कहा कि वो आसन्न कोण जो मिलके जो एक रेखा पर एक तीसरी किरण खड़ी होकर दो आसन्न कोण बनते हैं तो 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये एक रेखा है और एक तीसरी किरण आके पड़ी, तो ये दोनों आसन्न कोण जोड़ के 180 डिग्री होगा। ये लीनियर पेयर का एंगल है, तो ये एक्जिम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल BOD, इसका नाम लिखा, प्लस एंगल इसका नाम BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एक्जिम 6.1 के अनुसार हम यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं लीनियर पेयर, यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं लीनियर पेयर, रैखिक युग्म लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 देंगे इसको, और फिर इसको रेखा के रूप में कंसिडर कर रहे हैं, रेखा है, और ये दोनों आसन्न कोण जो हैं ये भी 180 बनाएंगे। आइए इसका नाम लिखते हैं अब एंगल AOC प्लस एंगल BOC, ये दोनों आसन्न कोण लीनियर पेयर, ये भी 180 डिग्री, यहाँ भी लीनियर पेयर लिख सकते हैं। ये समीकरण 2। अब तीसरा समीकरण भी कंटिन्यू कर देते हैं यहीं पर। आइए यहाँ पर भी आप देखिए, ये दोनों, यहाँ देखिए ये दोनों भी एक सरल रेखा, इधर भी दोनों आसन्न कोण लीनियर पेयर के, एक नाम BOD प्लस ये नाम AOD, ये भी 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर। समीकरण 3। अब यहाँ 3 समीकरण हमारे पास मौजूद है। अब कंपैरिजन करेंगे समीकरण का कंपैरिजन कैसे करते हैं, ये बात भी आपको यहाँ सीखने को मिलेगा। जब दो समीकरणों में एक पक्ष बराबर होता है तो दूसरा पक्ष ऑटोमेटिक बराबर लिखा जाता है। दो इक्वेशन है, RHS इक्वल है तो LHS also इक्वल, LHS इक्वल है तो RHS also इक्वल। ये कंपैरिजन होता है इक्वेशन का, और वही बात यहाँ पर देखने को मिलती है। हम इधर लिखते हैं अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 में आप देख लो 180 RHS इक्वल है 180 RHS इक्वल, सो LHS also इक्वल। LHS इसका क्या, BOD प्लस BOC इज इक्वल टू दूसरे समीकरण का, और ये LHS AOC प्लस BOC। अब यहाँ BOC इधर भी, BOC उधर भी कट जाएगा, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा BOD इज इक्वल टू AOC। ये दोनों कोण बराबर मिला, BOD AOC बराबर मिला, प्रूव्ड हो गया। हमें यही सिद्ध करना था, BOD AOC बराबर है, शीर्षाभिमुख कोणीय बराबर है, सिद्ध करो। कैसे बराबर है सिद्ध करो, तो इस तरह से हम फॉर्मेट तैयार करेंगे और इस तरह हमें रिजल्ट मिलेगा, बराबर है। उसी तरह से हम ये दूसरा BOC और AOD को बराबर सिद्ध करेंगे, तो BOC और AOD जब इक्वेशन 1 और 3 का कंपैरिजन करेंगे, 1 और 3 में भी वो 180 वन साइड इक्वल है, तो LHS यहाँ भी इक्वल होगा। वही बात यहाँ फिर लिखेंगे अगेन
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। 1 और 3 का कंपैरिजन में 1 का LHS लिखेंगे BOD प्लस BOC इज इक्वल टू 3 का LHS लिखेंगे BOD प्लस AOD। अब BOD दोनों तरफ कैंसिल होगा, बचेगा BOC प्लस AOD, और इस तरह हमें रिजल्ट मिला। दूसरा पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल इज इक्वल। इस तरह से थ्योरम 6.1 का प्रूफ है। इस स्टेप में, इतने स्टेप में आप इसको शो करेंगे और इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आइए अब लास्ट में हम आपको ये कहना चाहते हैं कि एक्सरसाइज 6.1 जो है, एक्सरसाइज 6.1 is depend on axiom 6.1 and axiom 6.2 and theorem 6.1। ये 3 स्टेटमेंट अभिगृहित 6.1, 6.2 और थ्योरम 6.1 का जो स्टेटमेंट है, एज ए रूल आप दिमाग में रखो, होठ पर रखो, और इसी का अप्लाई करने के व्यू से एक्सरसाइज का क्वेश्चन शुरू करो। कहाँ अप्लाई करें, ट्राई करो, जहाँ तक कर पाते हो करो। चौथा, कोई नियम अप्लाई नहीं करना है, और फिर बचा कुचा हम नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे। आज इतने ही, धन्यवाद।